और हमारे साथ सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता जुड़ गए हैं। सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। रेड्स पड़ रही है, बहुत चिंताजनक स्थिति में आप लोग, लगातार आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है, लेकिन अब एफआईआर की कॉपी भी आ गई है और इसमें जो 15 लोग आरोपी बनाए गए हैं, सबसे पहला नंबर मनीष सिसोदिया का है। चिंता की बात है ये। देखिए निधि जी, आज आपके सहयोगी को भी मैंने एक इंटरव्यू दिया। मैंने बताया कि देखिए, इस पूरी की पूरी एक्साइज नीति के अंदर कहीं पे भी भ्रष्टाचार जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं साबित कर पा रही। क्या कह रहे हैं वो? कह रहे हैं कि आपने ये जो पॉलिसी बनाई, इसके अंदर आपने भ्रष्टाचार किया, सरकार को पैसे का नुकसान दिया। मैं ये समझता हूं, सब लोग दिल्ली के जानते हैं कि दिल्ली में कोई भी पॉलिसी बनती है तो वो एलजी साहब के पास जाती है और एलजी जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। हमने जब ये पॉलिसी जून 2021 में एलजी साहब को भेजी, उन्होंने इसके अंदर कुछ अपने सजेशन दिए। उनके सजेशंस को इंक्लूड करके ये पॉलिसी दोबारा भेजी गई, उन्होंने पॉलिसी पास कर दी। ऐसी बहुत सारी पॉलिसी हैं, जैसे डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन है, वाईफाई की हमारी पॉलिसी थी, सीसीटीवी की पॉलिसी थी, मोहल्ला क्लिनिक की पॉलिसी थी, जिसके अंदर एलजी साहब ने एतराज जताए। वो पॉलिसी एलजी साहब ने कई महीनों तक, कई सालों तक पास नहीं की। बट इस पॉलिसी के अंदर कोई एतराज एलजी साहब की तरफ से नहीं था। ये पॉलिसी उनके द्वारा पास की गई, तो इसके अंदर भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है? दूसरी बात, हम ये बात कहते हैं, जब ये पॉलिसी जुलाई के अंदर पास कर दी गई तो इस पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन से 2 दिन पहले जो बदला वो एलजी साहब ने बदला, जिसकी वजह से रेवेन्यू का लॉस हुआ। जो लोग लाइसेंसी थे वो लोग हाईकोर्ट गए और करीब आधा दर्जन पिटीशन हाईकोर्ट के अंदर डाले गए कि साहब, सरकार ने 2 दिन पहले पॉलिसी बदल दी। हमने कहा कि ये पॉलिसी एलजी साहब ने बदल दी। उन्होंने कहा भाई, हमें तो लॉस हुआ, हमें इस पैसे का बकाया वापस चाहिए। कोर्ट के आदेश पर उन वेंडर्स को वो पैसा वापस किया गया। इसको समझने के लिए आप ये समझिए, आपने दिल्ली के अंदर 100% एरिया के लिए उनसे बोलियां मांगी। उन्होंने 100% एरिया के लिए बोलियां लगाई और उन्होंने बोला कि इस 100% एरिया के अंदर 849 दुकानें खुलेंगी, जो कि पहले भी 849 ही थी, अभी भी 849 होनी थी नई पॉलिसी के अंदर। एलजी साहब ने इसके अंदर 60% एरिया को तो हाँ कर दिया, 40% एरिया दिल्ली का हटा दिया कि इसके अंदर जो है अब हम दुकानें नहीं खोल सकते। जैसे कि अनऑथराइज इलाका, नॉन कंफर्मिंग जोन, जहां पे नकली और कच्ची और नॉन ड्यूटी पेड शराब पहले बिका करती थी, जिसकी वजह से ये पॉलिसी बनाई गई, उसी चीज को एलजी साहब ने हटा दिया, जिसके कारण जो है इस पॉलिसी के अंदर नुकसान आना शुरू हुआ। अब आज इस पॉलिसी के ऊपर सीबीआई का छापा पड़ रहा है, तो हम उसका स्वागत कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सीबीआई छापा डाले, सीबीआई इसके अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन करे। हमारी इन्वेस्टिगेशन पहले भी हो चुकी है, हमें कोई दिक्कत नहीं। सौरभ, लेकिन जो आज एफआईआर आ गई है, कानूनी पटल पर है ये और कानून देखेगा जो इसके आप लोग जवाब दे रहे हैं, लेकिन एफआईआर कॉपी कहती है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट एंड अनड्यू एडवांटेज। तो जो ये तीनों आरोप हैं, इस पे जो एक तरह से कानून के पटल पे तो आप लोग बात अपनी रखेंगे, लेकिन जो एक आम नागरिक है या जो आप लोगों पे यकीन रखता है, वो कैसे समझे? देखिए, मुझे लगता है कि इसको समझने की बड़ी आसान सी चीज है। देखिए, सबसे बड़ा आरोप बीजेपी का क्या है? सबसे बड़ा आरोप यह है कि 145 करोड़ की रिबेट आपने लाइसेंसीज को क्यों दी, यही है ना सबसे बड़ा आरोप। अब वो 145 करोड़ की रिबेट क्या है? 145 करोड़ रुपए की रिबेट ये है कि जिन लाइसेंसीज ने दिल्ली के अंदर 9,500 करोड़ रुपए जमा करने की बात कही कि हम दिल्ली के अंदर एक साल में 9,500 करोड़ रुपए फीस जमा करेंगे, यानी कि एक एक लाइसेंसी लगभग 300 करोड़ रुपए दिल्ली की खजाने के अंदर जमा करने की उसने बात की, तो पर डे का लगभग 1 करोड़ रुपए का उसका पैसा बनता है। अब वो ये कहता है कि साहब, आपने दिल्ली के अंदर 1 महीना लॉकडाउन लगा दिया, 1 महीने आपने इवन ऑड कर दिया, तो मेरी वाइन शॉप्स तो खुली ही नहीं 1 महीना, तो मेरी वाइन शॉप जब खुली ही नहीं 1 महीना, तो मैं उस महीने की लाइसेंस फी 1 करोड़ रुपए रोज क्यों दूं एक वेंडर की? ये बात है। तो वो लोग कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा ये बात बिल्कुल ठीक है, ये पैसा ये क्यों देंगे? कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा, दिल्ली सरकार ने 145 करोड़ की रिबेट दी। अब सवाल ये आता है, क्या कोरोना की वजह से और भी सरकारी संस्थाओं ने रिबेट दी? जवाब है हाँ। फर्ज कीजिए एमसीडी ने टोल टैक्स के अंदर 875 करोड़ रुपए का टेंडर दिया है 1 साल का।
इनके पास इनका वेंडर आया कि साहब लॉकडाउन लग गया, आप मुझे रिबेट दो। इन्होंने उसको 85 करोड़ रुपए की रिबेट दी। बीजेपी से पूछ लीजिए एमसीडी ने दी या नहीं दी। बीजेपी की एमसीडी ने जो आउटडोर एडवर्टाइजमेंट वाले वेंडर है इनको करोड़ों रुपए की रिबेट दी, क्योंकि इन्होंने कहा कि साहब कोरोना चल रहा था, लोग निकले ही नहीं, हमारी एडवर्टाइजमेंट किसी ने दी नहीं, हमारे पास वेंडर नहीं है, इसलिए हमारे को रिबेट दो। रेलवेज जो भारतीय सरकार केंद्र सरकार के अंदर आता है, रेलवेज की आप गूगल करके देख लीजिए, रेलवेज ने अपने सभी लाइसेंसीज को कोरोना के दौरान जो लॉकडाउन पीरियड हुआ, जिस दौरान जो पैसेंजर्स थे वो स्टेशनों पे नहीं आए, रेलवे ने भी दिया। अब अगर रेलवे ने कंसेशन दिया तो वो ठीक है, एमसीडी ने कंसेशन दिया वो ठीक है, अगर दिल्ली सरकार ने कंसेशन दिया तो मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई है। तो इस लिहाज से तो पीयूष गोयल साहब जिन्होंने रेलवे के अंदर वेंडर्स को कंसेशन दिया उनके घर भी सीबीआई होनी चाहिए, वो नहीं है। ये आपके दर्शकों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कोरोना के लॉकडाउन के समय में आपको लाइसेंसीज को छूट देनी पड़ेगी और ये सब सरकारों ने सब लाइसेंसीज को दी है। चलिए, आपने अपनी ये तर्क सामने रखा है और एक तरफ वाकई में ये तर्क है आम आदमी पार्टी जो दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल अपने आप में बने हुए हैं और सीबीआई की एफआईआर कॉपी है और उसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अनड्यू एडवांटेज की बात सामने नहीं। ठीक है आप निधि जी मैं आपको एक छोटी बात और कहता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तरफ जाइए, आज न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर खबर छपी थी तो सुबह से कह रहे थे कि ये पेड न्यूज है। इन्होंने कहा साहब ये तो 2 अखबारों में एक सी न्यूज आ गई। अभी अभी न्यूयॉर्क टाइम्स से औपचारिक तौर पे बीजेपी को रिबटल आया है कि हमारे यहाँ पेड न्यूज नहीं छपती, हमारे यहाँ एडवर्टोरियल नहीं छपते, हमारे अपने रिपोर्टर की ग्राउंड रिपोर्ट है ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे छपी है। और जो वो दूसरा अखबार है उसने खबर छाप के नीचे क्या लिखा है, कर्टसी न्यूयॉर्क टाइम्स, यानी कि उस अखबार ने तो खुद कहा है कि हमने ये खबर न्यूयॉर्क टाइम्स से ली है। वो अखबार अक्सर जो है यूएई का अखबार है, वो न्यूयॉर्क टाइम्स से खबर लेता है। मान लीजिए जैसे पीटीआई है, एएनआई है, एएनआई और पीटीआई जो एजेंसी है उनकी खबर कई सारे चैनल चलाते हैं। बहरहाल आपने तमाम तथ्य सामने रखे सौरभ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल एक चिंताजनक दौर है।